हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू किया था और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट कैसे बनती है उसका फॉर्मेट बता दिया था, आपके सामने ही है। और हालांकि मैंने बताया था कि कॉस्ट शीट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टाइप 1 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा टाइप 2 क्वेश्चन होगा जिसमें सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। टाइप 3 क्वेश्चन में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो नियरिंग कंप्लीशन हो, यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और टाइप 4 में मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट होता है। और टाइप 5 में आपको कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज होता है। तो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप 1 में आपको सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बाद आपका नॉशनल प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में शायद थोड़ी सी डिस्कशन कर ली थी कि वर्क सर्टिफाइड होता क्या है। वर्क सर्टिफाइड वो होता है जो कंप्लीट हो चुका है और जिसको सर्टिफाइड कर दिया गया। कौन सर्टिफाइड करता है? वैल्यूअर। वैल्यूअर कोई भी हो सकता है, वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है या एक और जनरली वो आर्किटेक्ट होता है या इंजीनियर होता है, जो ये वैल्यूएशन करता है कि काम टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। तो जितने परसेंट कंप्लीट हो जाता है उसको वो सर्टिफाइड कर देता है। तो जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना, वो WIP का ही पार्ट है, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वो WIP का है। नॉर्मली WIP कॉस्ट पे मेजर होता है। जनरली अगर हम बात करें, अदर देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करें, तो जो WIP है वो कॉस्ट पर मेजर होता है। बट इस केस में WIP के दो पार्ट होते हैं। एक जो काम तो कर दिया बट सर्टिफाइड नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसको कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा। और दूसरा पार्ट होता है सर्टिफाइड, जिसको हम लोग किस पे मेजर करते हैं? सेलिंग प्राइस पर मेजर करते हैं। क्लियर? इसी वर्क सर्टिफाइड की वजह से आपका नॉशनल प्रॉफिट आता है। उसके बाद चलते हैं आपके पास सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो वहां पर आपको कैसे ट्रीट करना है, देखिए। टाइप 2 क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए। हम्म ये देखिए, वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, आपने टोटल खर्चा किया, उसमें से जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, तो ऑटोमेटिकली वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई। जो टोटल खर्चा किया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को सर्टिफिकेशन मिल गया, अभी कंप्लीट हो गया, और दूसरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिला कि कंप्लीट नहीं है। तो जो कंप्लीट है उसका वो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो नहीं है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। तो कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, जो टोटल खर्चा किया उसके दो पार्ट हो गए। एक आपका हो गया कि टोटल कॉस्ट में से एक अनसर्टिफाइड को मैंने माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड हो गया। इसके दो पार्ट हो गए ना, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। टोटल खर्चा, कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड, अगर मैंने माइनस किया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। पहले मतलब ये क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव, ये जो प्रॉफिट आता है ना, मतलब ये जो वर्क सर्टिफाइड होगा अनसर्टिफाइड होगा, अगर ये सेकंड ईयर में तो क्यूमुलेटिव होगा, ईयर वाइज नहीं होते। देखो, पहला साल है तो पहले साल का ही होगा। जब आप 2 साल की बात करते हो ना, तो ये वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 2 सालों का होता है। 3 साल की बात करते हो तो 3 सालों का होता है। ठीक है? वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्यूमुलेटिव हो रहा है, वो हम इस टाइप 2 क्वेश्चन में बात करेंगे उसकी। इसमें क्या है, ये सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है और ये सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है, इसमें क्या खास बात होती है? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ जाता है जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे हमेशा ही। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ऑलवेज। क्या क्या होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन में? आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस होगा, इसका बैलेंस होगा, जिसमें
वर्क सर्टिफाइड होगा और दूसरा होगा वर्क, ठीक है। ये ऑफ कोर्स सेल प्राइस पे होगा और ये ऑफ कोर्स कॉस्ट पे होगा। ओपनिंग बैलेंस आ गया। और ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? मटेरियल एट साइट होता है यहां पर, जो पिछली बार मटेरियल साइट पर बच गया था, और एक प्लांट या एसेट एट साइट, ये डब्ल्यूडीवी पर होता है। ये आपके पास ऑल ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, क्योंकि आप देखो ना सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा इस ईयर का ओपनिंग आएगा। अब इसमें आप टू करंट ईयर एक्सपेंसेस बुक करोगे, जिसमें मटेरियल का खर्चा आ जाएगा, जो मटेरियल इशू होगा, जिसमें वेजेस का खर्चा आ जाएगा, और जिसमें प्लांट के खर्चे आ जाएंगे। प्लांट में आपकी डेप्रिसिएशन हो सकती है, हायर चार्जेस हो सकते हैं, अगर प्लांट खरीदा होगा तो अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बोला था प्लांट की 3 ट्रीटमेंट होते हैं, 3 टाइप से हम प्लांट को अक्वायर कर लेते हैं। या तो हायर चार्जेस आएंगे अगर आपने किराए पर ले लिया, और अगर आपके पास अपना प्लांट है तो ऑटोमेटिकली उसके क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और अगर आपने खरीदा है तो उसका परचेज प्राइस यहाँ आ जाएगा, और एंड में जाकर अगर जब ईयर एंड होगा तो उसको वापस करोगे तो उसका डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी। मटेरियल के बारे में मैंने आपको बोला था कि मटेरियल आपने खरीद लिया, ओपनिंग बैलेंस भी होगा आपके पास, ये रहा मटेरियल और ये आपने खरीद लिया। इसमें से जो वापस होगा वो बाय वाली साइड माइनस कर देंगे, और इसमें से जो वेंडर को रिटर्न कर दिया वो माइनस हो जाएगा, बाय वाली साइड कर देंगे। अगर आप इसमें से सेल हो जाएगी तो सेल रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, चोरी हो गया, तो उसको भी बाय वाली साइड डाल देंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। उसके बाद यहां पर बाय, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, बाय मटेरियल एट साइट एंड बाय प्लांट एट साइट, ये डब्ल्यूडीवी पे होगा। और ऑटोमेटिकली यहां पर आपका नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा, टू नॉशनल प्रॉफिट। अब इसमें एक पॉइंट और होता है, का प्रॉफिट है, ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये दोनों सालों का प्रॉफिट नहीं। क्यूमुलेटिव का मतलब इसमें पिछले अब तक जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया यहाँ दिखाना, अगर 70% वर्क सर्टिफाइड हो गया तो ये 70% का दिखाना है, चाहे करंट ईयर में 10% ही सर्टिफाइड हुआ हो, 60% पिछले साल का। ये क्यूमुलेटिव फिगर दिखानी है आपने हमेशा। हम गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ करंट ईयर की फिगर उठा लेते हैं, वो जानबूझ के देते हैं, तो आपको यहाँ पर हमेशा क्यूमुलेटिव फिगर दिखानी है। तो आप बोलोगे सर ये जो प्रॉफिट है ये क्यूमुलेटिव है, नहीं, ये प्रॉफिट आपका करंट ईयर का प्रॉफिट। अब देखो आपने 70% वर्क सर्टिफाइड हो गया, ये फिगर भी क्यूमुलेटिव होगी। 60% डेबिट में हो गया तो करंट ईयर में 10% ही रिकॉर्ड हो रहा है ना। आप वर्क सर्टिफाइड टोटल करते हो यहाँ पर बाय वाली साइड में, तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में भी पिछले साल तक का टोटल है, तो जो डिफरेंस है वो ये होगा कि करंट ईयर में कितना सर्टिफाइड आया। अब ये करंट ईयर का सर्टिफाइड ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, तो आपका ये प्रॉफिट भी कम होता जाता है।
पर होता बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना पैसा ड्यू हो गया, ये सेल प्राइस पर होता। ऑटोमेटिकली ये नॉशनल की जगह आपका करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट होता। ठीक है जी, तो उस केस में वहां कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाएगा। चले आगे। आपका नियरिंग कंप्लीशन है, कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखो, यहां से देख के आपको लगता है कि आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। खास बात है कि ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होता है, लेकिन यहां पर आप कॉस्ट कैलकुलेट करने की बजाय कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज द ओनली चैप्टर जहां पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बाकी सब चैप्टर्स में या तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई और चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ हम लोगों ने ये देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट को कैसे एनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन में खास बात होती है, हमें कंप्यूट करना पड़ता है, हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं। एस्टिमेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना, जब आप अंदाजा प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉशनल प्रॉफिट। लेकिन अगर आप बहुत नजदीक हो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के, तो वहां पर जब आप प्रॉफिट की एस्टिमेशन करते हो, उसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होता है वहां। ये 90% का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नियरिंग कंप्लीशन माना जाता है। और ऐसे केस में क्वेश्चन आपको और कुछ नहीं बोल देता, वो आपको सिर्फ ये बोल देता है कि आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के बताइए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट दो स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, कैसे, देखिए, स्टेटमेंट बना के आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकाल सकते हो। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो, माइनस करोगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना और खर्च हो सकता, ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे मालूम कि ये कितने खर्च, जिसमें आपका करंट कितना हुआ, अब तक कितना हो चुका है, और एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा। का खर्चा ऑलरेडी कितना हो चुका है, अब कितना होगा, और कितना और मटेरियल में खर्च होने वाला है, वो आपको उसका भी दिया होगा, आपने जोड़ना है। यहां पर ना ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर होता है। इस क्वेश्चन में
ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर होता है, स्टॉक का चक्कर होता है, मतलब क्लोजिंग इतना बचा हुआ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का चक्कर होता है, थोड़ा ध्यान चल जाएगा। उसके बाद लेबर के खर्चे हैं, लेबर में करंट कितना खर्च कर चुके हो और एस्टिमेटेड कितना। लेबर में क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार आप करेंगे, यही है टोटल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 अरे देखो, नहीं इग्नोर करो तो भी कुछ वो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अभी माइनस, अभी प्लस करोगे बाद में माइनस करोगे। देखो, एक्सपेंसेस पेड अप टू नाउ इज 10 लाख। चलो आपकी तरीके से करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर 5 लाख आप पे करोगे, उसमें से 2 लाख तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पे हुआ होगा, प्लस 1 लाख आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो कितना आएगा। ठीक है, एक बात बोलो, इसको और इसको कितना पे किया दो और कितना में ऐड कर दो। तो ऐसी मिस्टेक्स होते हैं इन क्वेश्चंस में हमारे। सिमिलरली ऐसी ख्याल रखना, एस्टिमेट क्या ये कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है हमारी, इस चीज के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमने एक एक पॉइंट किया है ये सब, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अब सही है। हाँ, आपके पास मटेरियल एट साइट है, एट साइट ओपनिंग है, मान लीजिए 1 लाख का। आपके पास करंट मटेरियल परचेज 10 लाख का, क्लोजिंग मटेरियल
एट साइट क्लोजिंग है, मान ये करंट ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, तो मटेरियल परचेज 5 लाख, मटेरियल एट साइट क्लोजिंग 3 लाख, ये एस्टिमेटेड है। कंप्यूट मटेरियल कंज्यूम्ड, आप मटेरियल का खर्चा कितना डालोगे, मटेरियल का खर्चा कितना डालोगे बताइए जरा। हाँ जी, देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड कितना जी, 10 लाख आपके पास साइट पे था, 1 लाख साइट पे था, 1 लाख आपके पास साइट पे था करंट ईयर में, 10 लाख में आपने करंट ईयर में खरीदा, 5 लाख आपने नेक्स्ट ईयर खरीदा, और 3 लाख बच गया, 13 लाख का मटेरियल कंज्यूम होगा। देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। 13 लाख ही आएगा, क्योंकि जो ये वाला मटेरियल है ये तो अगले साल यूज ही हो चुका होगा, ओपनिंग में गया होगा ना ये, तो अगले साल ऑटोमेटिकली कंज्यूम किया होगा। तो आपने खरीदा क्या, एक तो ये यूज हुआ, ये खरीदा, ये खरीदा, तो आप देखो टोटल में आपके पास ये माइनस होएगा, ये बचा है बस एंड पे। आपके पास 1 लाख पहले था, 10 लाख आपने खरीद लिया तो 11 हो गया, फिर आपने 5 खरीद लिया तो कितना होगा, 16 हो गया। 16 में से एंड पर जाकर जितना बच गया वो माइनस कर दो। तो जो ये वाली फिगर है ये तो इस बार प्लस, इस बार अगर आप करोगे तो प्लस करोगे, अगली बार माइनस, या इस बार माइनस करोगे अगली बार प्लस करोगे, तो सेम ही आएगा ना। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं एस्टिमेटेड क्वेश्चन में। ऐसा ही पॉइंट एसेट के केस में भी होता है। मटेरियल में गलतियां हो जाती हैं जब आप एस्टिमेटेड मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे होते हो, लेबर में गलती हो जाती है, और तीसरी गलती, बहुत कॉमन गलती जो होती है वो आपकी होती है उसमें प्लांट में। प्लांट में आप WDV नहीं निकाल पाते हो कि कितने का मटेरियल कंज्यूम हुआ, तीसरी गलती वहां पर होती है। तीन ही चीजें मेन कॉमन होती हैं जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन गलत करते हो आप, अटेम्प्ट भी करते हो और फिर आप वहां पे गलत कर देते हो, उसका फायदा कोई नहीं है। इससे बेटर है कि अटेम्प्ट ना करो, कोई और क्वेश्चन पे टाइम लगा दो। तो यही मिस्टेक्स आपको ठीक करनी है। तो लेबर के आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर आपके आ जाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। करंट भी लेनी है आपने प्लस एस्टिमेटेड भी लेनी है, और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये आपका सही हो। यहां गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं कि जब आप डेप्रिसिएशन और प्लांट ले रहे होते हैं ना, तो करंट और एस्टिमेटेड में आपने वो 2-3 प्लांट टाइप दे देते हैं। एक तो खरीद, बीच में खरीदवा लेते हैं,
बीच में एक प्लांट वापस करवा देते हैं, और एक को बोल देते हैं कि हम लोगों ने एक के ऊपर डेप्रीशिएशन करवा लेते हैं, एक बोल देते हैं ओपनिंग साइड पे पड़ा था। ऐसा 3-4 पॉइंट प्लांट के दे देते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। और ये कंफ्यूजन तब दूर होती है जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा की होती है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन नहीं आएगा आपका। एस्टिमेशन में पेपर में लगातार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एस्टिमेटेड के ही आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था किस चीज का था, वो एस्टिमेशन का ही था कि आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के बताइए, और आपको लगता है कि आपने सही किया, यहां मिस्टेक हुई होती है। क्वेश्चन सारे पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, रेलेवेंट पॉइंट्स पे ध्यान दो जहां आपकी मिस्टेक हो जाती है। और अदर एक्सपेंसेस वो लेने के बाद आपका जो आएगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। दिस इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि उन्होंने सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने को बोला है या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए, तो आपको ऐसे करना है, एज यू लाइक। ठीक है ना। आप स्टेट, क्योंकि अमाउंट तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, ये स्टेटमेंट फॉर्म में डाल दिया और ये उन्होंने अकाउंट फॉर्म में बना लिया, करना तो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ही निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हेन वी हैव मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, जब आपके पास एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे केस में ना वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को नहीं बोलते, वो जस्ट बोल देते हैं कि कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, या नेशनल प्रॉफिट निकाल लीजिए, या आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो उसमें आपको कॉलम बनाने होते हैं, स्टेटमेंट टाइप बन जाता है, ऐसे बन जाता है। देखिए, तो टाइप 4 क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 का कॉलम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 2 का कॉलम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 3 का कॉलम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 4 का कॉलम हो गया। ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहां आप पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड को ऊपर रखोगे, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को ऊपर रखोगे। सिंपल है, क्रेडिट साइड को पहले लिख लो और जो डेबिट साइड है वो नीचे जाके माइनस कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। एक और चीज याद रखना, हर क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड हो जरूरी नहीं होता, लेकिन हर क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड हो ये जरूरी होता है। आप ये सोचो कि हर क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अभी थोड़ा ही कंप्लीट हुआ है, वो सर्टिफाइड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पे सर्टिफाइड नहीं है, अनसर्टिफाइड। हाँ, ये कभी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड हो जाए और अनसर्टिफाइड ना हो, इसका मतलब सारे का सारा काम सर्टिफाइड हो गया, लेकिन दोनों नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वर्क अनसर्टिफाइड शुरू में जो जो क्वेश्चन शुरू के हैं, जिनमें आप समझो क्वेश्चन नहीं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है और अभी ज्यादा खर्चा हुआ नहीं है, तो वहां पे आपको वर्क अनसर्टिफाइड मिलेगा। हो सकता है वहां वर्क सर्टिफाइड ना हो, लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं, सर्टिफाइड काम बढ़ता जाता है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में जाकर आपको वर्क अनसर्टिफाइड ना मिले। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, आपको अगर वर्क अनसर्टिफाइड या सर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ढूंढने की कोशिश करनी है। आपके स्टडी मटेरियल में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वहां वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड निकल जाता है, निकाल लेते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड की जानकारी नहीं है, सॉरी, वहां पे वर्क अनसर्टिफाइड की जानकारी नहीं है, वर्क सर्टिफाइड गिवन है, तो हम लगता है कि लो जी सारा काम सर्टिफाइड हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे आपको वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन ऐसा भी है। तो ये मत समझना कि जो गिवन है उसी को ज्यूम कर लो, ट्राई करो कि क्वेश्चन में अगर तो दोनों चीजें गिवन है, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, तो झंझट ही खत्म है। लेकिन मान लीजिए आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया, तो वहां हम मान के चलेंगे वर्क सर्टिफाइड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया, तो इसका मतलब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्या हम गिवन इंफॉर्मेशन से वर्क अनसर्टिफाइड निकाल सकते हैं। अगर तो निकाल सकते हैं तो आपने उसको निकालना है। ओके, चलिए, तो आप सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिखाओगे ऊपर,
इसको आप टोटल कर लोगे और नीचे आपके पास आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपने मटेरियल कंज्यूम दिखा देना है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग मटेरियल एट साइड कितना था, परचेज कितना किया, क्लोजिंग कितना है, तो वो सारा एडजस्ट करके आपने मटेरियल कंज्यूम कितना है वो यहां दिखा दोगे। उसके बाद एम्प्लॉइज कॉस्ट कितनी आई, क्योंकि आप स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो आपका मकसद प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करना है, वो यहां माइनस कर दोगे, मतलब ऐड कर लोगे इसमें। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑन प्लांट यहां पर आप क्या करोगे, उसकी डेप्रिसिएशन टोटल डाल दोगे और फिर इस सिमिलरली आपके आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस यहां डाल दोगे और फिर आपके पास टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस अगर तो लॉस आ गया या प्रॉफिट, लॉस को ब्रैकेट में दिखा देना। अगर आपका लॉस आ गया तो वो पीएनएल में सीधा जाता है और अगर प्रॉफिट आता है वो नॉशनल प्रॉफिट होता है। अगर नॉशनल लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती, इफ देयर इज अ लॉस तो वो आप सीधा सीधा पीएनएल में डाल दोगे और अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता है तो वो आप पीएनएल में ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बच गया एस्केलेशन क्लॉज वाला है फिफ्थ, और जनवरी में जो क्वेश्चन आया है वो एस्केलेशन क्लॉज का है। नवंबर में एस्केलेशन क्लॉज का होगा, फिर ये जो नियरिंग कंप्लीशन है वो जनवरी में आया होगा। ठीक है, जनवरी में ये वाला हो गया और ये आपका आ गया अभी नवंबर में एस्केलेशन क्लॉज वाला। तो कल की क्लास में काम करेंगे, ये एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन करके आपके स्टडी में के क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।